तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के बड़े बड़े लीडर, बदमाश, गैंगस्टर, उनकी नींद हराम करके रखी थी एक ज़माने में। मैं कुछ नाम बताता हूँ। बहुत बड़े वकील एडवोकेट मजीद मेमन के ऊपर फायरिंग, थाना के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर जितेंद्र अवहार को धमकी और उल्लास नगर के डॉन पप्पू के बेटे ओमी कलानी को गाली गलौज। ये उस शख्स की कहानी आपको आज सुनाने जा रहे हैं जिसको 15 साल फरारी के बाद देश वापस लाया गया और आज वो सलाखों के पीछे बैठा शायद अपने पुराने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा होगा, और उसका नाम है सुरेश पुजारी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और मैं कुछ पुराने आर्टिकल देख रहा था इधर उधर, उसमें 90% लोगों ने ये कहा है कि वो अपने समय के रहे कुख्यात गैंगस्टर रवि पुजारी का रिश्तेदार है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनके सोर्स से कंफर्म किया, सुरेश पुजारी और रवि पुजारी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक दूसरे को जानते थे, साथ में काम भी किया है, और एक ज़माने में रवि पुजारी का अंडर स्टडी रहा है सुरेश पुजारी। 98 से ही रवि पुजारी के चेले की तरह उसके साथ काम करता था। ये भी मैं कई बार हैरान होता हूँ कि जब इन लोगों की पुरानी हिस्ट्री निकालते हैं तो सबकी तकरीबन एक जैसी निकलती है। वही कर्नाटका का इलाका, छोटी सी उम्र में मुंबई आ जाते हैं, आके किसी रेस्टोरेंट में चाय पानी बेचने वाले में बर्तन साफ करने का काम करते हैं या वेटर बन जाते हैं, और उसके बाद देखते देखते अचानक बहुत बड़े या तो गैंगस्टर बन जाते हैं या खुद अपने आप में एक, जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं वो तो रेस्टोरेंट ओनर बन जाएंगे, बाद में बड़े होटलियर बन जाते हैं, सोशल स्टेटस, नाम, इज्जत सब कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गलत लाइन में चले जाते हैं वो गैंगस्टर बन जाते हैं या कंट्रैक्ट किलर बन जाते हैं। अपना बचपन भूल जाते हैं, अपने बचपन में देखे हुए बुरे दिन भूल जाते हैं। कैसे वो 2-2, 4-4 रुपये के लिए मारामारी करते थे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं गैंगस्टर बन के लोगों से लाखों करोड़ों रुपए की फिरौती मांगते हैं, उनको ये दिमाग में नहीं आता कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। देखते देखते इनको जल्दी अमीर बनने का सपना आने लगता है, दिन में भी रात में भी। उसी किस्म से ये सुरेश पुजारी। घाटकोपर में एक इलाका है असलफा। बहुत सारे एरियाज हैं मुंबई में ऐसे, मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मशहूर हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। असलफा बॉर्डर पे पड़ता है, अंधेरी कुरला रोड एक तरफ, अंधेरी से जो एक दूसरा रास्ता जाता है जहाँ मेट्रो बन गई है मरोल की तरफ, उसके आगे एक बॉर्डर एरिया पड़ता है असलफा। उसके आगे से घाटकोपर शुरू हो जाता है, उसी गांव से। एक ज़माने में गांव था, बहुत सारे क्रिमिनल्स वहाँ से पैदा हुए, बड़े बड़े। मैंने काफ़ी किस्से भी आपको सुनाए हैं, और एक दिन एक सेपरेट एपिसोड भी बनाएंगे असलफा विलेज के ऊपर। उसी तरह एक घाटला विलेज हुआ करता था, उसी तरह जुहू विलेज है जहाँ से बहुत से बदमाश निकले। ऐसे बहुत सारे गांव हैं मुंबई में जहाँ से बहुत सारे क्रिमिनल निकल के आए। तो उसी असलफा विलेज से निकल के जब कर्नाटका से आया 15-16 साल की उम्र में,
तो उसी असल्फा विलेज में आके इसने अपने कम्युनिटी वालों के साथ शेल्टर लिया। और उसके दूसरी तरफ चले जाएं, हाईवे क्रॉस करके, रेलवे लाइन क्रॉस करके, तो दूसरा एरिया घाटकोपर ईस्ट कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे शेट्टी लोगों के, पुजारी लोगों के रेस्टोरेंट, बियर बार, होटल्स हैं। और साथ में ही छोटा राजन का स्ट्रांग होल्ड जो घाटकोपर चैंबूर बॉर्डर पे पड़ता है, वो आ जाता है तिलक नगर। तो सुरेश शेट्टी, सुरेश पुजारी, नाम मिलता जुलता था रवि पुजारी से, लेकिन जब इसने काम करना शुरू किया, रवि पुजारी अपना नाम काफ़ी बड़ा बना चुका था, बड़े लेवल तक पहुंच गया था। तो इसने उसकी शागिर्दी करते करते रवि पुजारी को स्टडी करना शुरू किया। इसीलिए मैं इसको उसके अंडर स्टडी बोलता हूँ कि रवि पुजारी जब फ़ोन पे बात करता है तो कैसे करता है, उसका मैनरिज्म क्या है, धमकी देता है तो कैसे देता है। तो ये सब बातें वो देखता रहा, सीखता रहा। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो रवि पुजारी को देखते देखते इसने भी रंग पकड़ना शुरू कर दिया। और इसकी एक और खूबसूरत इसमें बात थी, इसका अंदाज था कि ये नकल बहुत अच्छी लगा लेता था लोगों की, बहुत से लोगों की आवाज़ निकालने में माहिर था। और उसी तरह बड़े तरीके से रवि पुजारी की आवाज़ भी निकाल लेता था। और कई बार मखौल में ऐसा होता था कि रवि पुजारी ने बोल देना कि सुरेश इस बिल्डर को फ़ोन कर मेरी आवाज़ में। उसके सामने ही सुरेश पुजारी जिसको धमकी देनी होती थी उसका नंबर मिला के बोलता था, मैं रवि पुजारी बोल रहा हूँ। और उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में, उसी के स्टाइल में, उसी किस्म की जो गाली गलौज भी करना होता था वो भी कर लेता था, और जो प्यार मोहब्बत से बोलना होता था वो भी बोल लेता था। किसी को फ़र्क नज़र नहीं आता था। उसके दो कारण हैं। एक तो ये दोनों शख्स मूल रूप से एक ही एरिया से आए थे, कर्नाटक। वहाँ का जो तलफ़ुज़ है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सबकी एक जैसी है। पानी को पानी कैसे कहना है, दूसरे आदमी का नाम लेना है तो कैसे लेना है, कौन से वर्ड्स पे ज़्यादा जोर देना है, जब दूसरा, जिसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं, उस तरह से लैंग्वेज की सिमिलैरिटी, कम्युनिकेशन की सिमिलैरिटी वो होनी लाजमी थी, क्योंकि एक ही इलाके से आए थे। लेकिन उसके साथ साथ गले की आवाज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी का गला भारी होता है, किसी का हल्का होता है। उसी तरह से रवि पुजारी का जो गले की जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी हल्की थी, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल से थोड़ी सी कम। दूसरी तरफ सुरेश पुजारी की आवाज़ नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे हमारे ट्रेंड एक्टर जो होते हैं, जो वॉइसिंग करते हैं, जिनको डबिंग आर्टिस्ट भी कहते हैं, एक ही आदमी होता है जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ भी निकालता है, जो सुनील शेट्टी की आवाज़ भी निकालता है, धर्मेंद्र की आवाज़ में भी डायलेक्ट डब कर देता है, और उसके बेटे सनी देओल की आवाज़ में भी डब कर, एक ही आर्टिस्ट होता है, इसलिए उसको डबिंग आर्टिस्ट बोलते हैं। तो इस किस्म से ये एक टेक्निक होती है जो कुछ लोगों में नेचुरली होती है और कुछ लोगों को ये सीखनी पड़ती है। तो ये सुरेश पुजारी के पास ये नेचुरल इंस्टिंक्ट था, एक नेचुरल टैलेंट था कि वो किसी की तरह भी आवाज़ निकाल लेता था। तो बहुत बार ऐसे होता था जहाँ इसको लगता था कि ये बड़ा आदमी है और मेरी आवाज़, मेरा नाम नहीं जानता, तो ये रवि पुजारी के नाम पे धमकी भी दे दिया करता था। तो वहाँ से इसका दौर शुरू होता है। 2007 तक ये दोनों साथ में काम करते हैं। उसके पहले 2002 में मशहूर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स
बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत सालों से जानता हूँ मजीद मेमन साहब को। जब वो माहिम में रहा करते थे लेडी जमशेद जी मार्ग पे, साथ में उसकी छोटी सी एक दरगाह भी है, उसके पास छोटी सी गली में इनका घर हुआ करता था, ऑफिस भी और घर। भीड़ लगी रहती थी लोगों की, बहुत लोगों का फ्री में भी काम कर देते थे, कई लोगों को अपने दूसरे वकील दोस्तों के पास भेज देते थे, तो और जिनसे पैसा लेना है वो ठोक के लेते भी थे। तो 93 के ब्लास्ट के बाद बहुत सारे एक्यूज के केसेस मजीद मेमन साहब के पास थे। बाद में वो राज्यसभा के मेंबर भी बने। तो मेरी बहुत सालों से उनके साथ मित्रता रही है। अब तो काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई। बॉम्बे जाऊँगा तो ज़रूर मिल के आऊँगा। तो उनके ऑफिस में जाके उनके ऊपर फायरिंग करना, छोटा राजन के कहने पे, कोई छोटा राजन 93 के ब्लास्ट एक्यूज के ऊपर अटैक कर रहा था। अब रवि पुजारी छोटा राजन के साथ, तो उसके लिए काम बजाना था। इतने बड़े आदमी पे अटैक करने के लिए खास आदमी भेजना था, तो और कारिंदों के साथ भेजा गया सुरेश पुजारी। मेनन साहब पे फायरिंग किया, लकली वो बच गए। एक और बात मैंने नोट की है सुरेश पुजारी के कैरियर में, उसने गोलियां बहुत चलाई हैं लेकिन बंदे मरे बहुत कम हैं। डराया बहुत है लोगों को, मारा कम है। उसके कुछ कारण होंगे। खैर, तो मजीद मेमन साहब के 2002 में गोली चलाने के बाद ये आदमी लाइमलाइट में आ जाता है, एक हवा बन जाती है इसकी। उसके बाद पता करता है कि बड़े बड़े लोगों, अगर आपने नाम कमाना है अंडरवर्ल्ड में तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी बड़ी डिमांड आपकी बढ़ेगी, और वो दस्तूर आज भी चल रहा है। आपको मालूम होगा पंजाब में बहुत बड़ी किलिंग हुई एक बहुत बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। उसके पहले क्या कभी किसी ने गोल्डी बराड़ का नाम सुना था? लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना था लोगों ने, लेकिन गोल्डी बराड़ कौन, किसी को पता नहीं। उसके गांव के आजू बाजू के एक दो गांव को छोड़ के तीसरे गांव वालों को पता नहीं था कौन है। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है तो हर तरफ पंजाब हरियाणा में गोल्डी बराड़ का नाम उभर के आ जाता है। उसके पहले उसको बताना पड़ता था मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ चाहिए, भेज दो इस खाते में। तो लोग पूछते थे कौन गोल्डी बराड़, तेरे जैसे 50 घूम रहे हैं पंजाब में, अपना काम करो। अब उसका फ़ोन आता है तो लोग पहले कह देते हैं आपको नाम बचाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी आवाज़ पहचानते हैं, बताइए कितना पैसा चाहिए। तो ये एक हाई प्रोफाइल वाले आदमी का मर्डर करके आपको कितने पैसों का फ़ायदा होता है वो ये लोग देखते हैं। उसी तरह मुंबई में जितने हाई एंड टारगेट आप अटैक करोगे उतनी आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए जैसे अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार को मारा, उसके बाद कितनी म्यूज़िक कंपनी वालों ने, म्यूज़िक शोज़ ऑर्गेनाइज करने वालों ने, सिंगर्स ने, कितने लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। उसके पहले सिंगर से पैसा कोई नहीं मांगता था, लेकिन उसके बाद रिवाज चल पड़ा था। लेकिन मजीद मेमन पे अटैक के बाद सुरेश पुजारी ने एक और बड़ा टारगेट चुना, और वो टारगेट देखिए उल्हासनगर के सबसे बड़े डॉन, अनडिस्प्यूटेड किंग, सुपरमैन भी कहते हैं उल्हासनगर के लोग उसको, मसीहा भी कहते हैं, पप्पू कलानी, उसका एपिसोड हमने बनाया था थोड़े दिन पहले। उसके बेटे ओमी कलानी को, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उल्हासनगर में, उसके साथ गाली गलौज किया, एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन किया। यही नहीं, ये फ़ोन करने के पहले इस शख्स ने
अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में पप्पू कलानी के गढ़ में उल्लासनगर में जाके जुए का अड्डा चलाया, गैम्बलिंग डैन, और बहुत मजबूती से काम किया, बहुत पैसा कमाया वहाँ पे। जुए का अड्डा भी चलाया और साथ से बाकी लोगों से पैसे भी एक्सटॉर्ट किए, बिल्डरों से, दूसरों से। बहुत से लोगों ने तभी कंप्लेंट नहीं की थी, डर के कि जो तो बहुत बड़ा आदमी है, कोई इसकी शिकायत नहीं करनी। अब उसके पकड़े जाने के बाद कम से कम 12-13 केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे लोगों ने अब उन केसेस की शिकायत की है जो आज से 10 साल 12 साल पहले हुए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी दहशत इस आदमी के नाम की हो। वो पैसा तो मिलना नहीं था, ना ही शायद इसका कोई इरादा था कि वहाँ से पैसा मिलेगा। लेकिन जब खबरें ये छपी मीडिया, टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि सुरेश पुजारी ने ओमी कलानी को ये कह दिया, वो कह दिया, और हीरो बन गया। फिर देखिए अगला टारगेट थाना का, बड़े जो पॉलिटिशियंस कम बिल्डर, ये वो बहुत काम धंधे हैं, इतने काम धंधे की लिस्ट नहीं बन सकती। जितेंद्र आव्हाड मंत्री भी रह चुके हैं, शरद पवार की पार्टी के बहुत बड़े नेता, एनसीपी के, और अपने आप में बहुत नाम है, दुनिया डरती है उनके नाम से। एक आदमी को तो उन्होंने ला के बैठा के बांध के पीट वीट भी दिया था अपने पुलिस वालों के साथ, मुलाजमों के, बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब दबा के बैठ गए। जितेंद्र आव्हाड जैसे आदमी को, जिससे आधा थाना डरता है, थाने शहर है मुंबई के पास, पड़ोसी, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको गाली गलौज कर दिया, पैसे भी मांगे उससे, या किसी मैटर को सुलझाने के लिए उसको डराया धमकाया, वो भी सुर्खियों में रहा। इसी तरह 27 बड़े सीरियस ऑफेंसेस इस किस्म के इसके खिलाफ रजिस्टर हो गए, जिनमें ये मुंबई के हैं। उसके अलावा 7 थाना डिस्ट्रिक्ट में, 3-4 उल्लासनगर तभी थाना में पड़ता था वहाँ के, उसके बाद नवी मुंबई में और मीरा भाईंदर में, इधर उधर काशी मीरा में, करते करते 34-35 केस इस आदमी के ऊपर हो गए 2007 तक। फिर थाना के एक बड़े बिल्डर को उसके ऑफिस में जाके गोलियां चलाई। ओशीवारा के एक बहुत बड़े नाइट क्लब चलाने वाला आदमी, BR शेट्टी जैस किस्म का नाम था, जिससे उसके आजू बाजू में कोई घूमने की हिम्मत नहीं करता था, इतना दबदबा था, उसके जाके भी गोलियां चला दी वहाँ, और वो बच गया, नहीं तो मर जाता था। तो इस किस्म के बहुत सारे हादसे थे, नाम हो गया। एक थाना के बिल्डर को धमकाने के चक्कर में जो पैसा मिला, उसको लेके इसकी और इसके गुरु की अनबन हो गई, रवि पुजारी की और सुरेश पुजारी। इस आदमी ने सोचा बजाय इसके कि यहाँ बैठ के पुराने गुरु से पंगा लूँ तो देश छोड़ के भाग जाओ, तो ये आदमी बॉम्बे छोड़ के भाग जाता है। पहले शायद ऑस्ट्रेलिया जाता है, फिर मलेशिया जाता है, और अल्टीमेटली करते करते फिलीपींस पहुंच जाता है। पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया था, और फिलीपींस में जाके ये आदमी मनी लॉन्ड्रिंग का काम शुरू कर देता है। वहाँ फिलीपींस मशहूर है, मैं 2-3 बार गया हूँ, मेरे बहुत से दोस्त वहाँ पे हैं, हमारे अभी चैनल देखते भी हैं लोग। एक ज़माने में मेरे एक मित्र वहाँ पे इंडियाना एम्बेसी में डिप्टी हाई कमिश्नर हुआ करते थे, मेरे क्लास फेलो थे, उनको भी मिलने गया था मैं वहाँ। तो काफ़ी पंजाबी कम्युनिटी, सरदार जी लोग भी बहुत हैं वहाँ। अभी तो पंजाब के गैंगस्टर भी वहाँ बैठते हैं जाके, जो मनीला से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, और जो वहाँ के लोगों ने
पैसा कमा के पंजाब में प्रॉपर्टी जायदाद ज़मीन जायदाद बनाई है, उनको मनीला से बैठ के ही धमकियां दे के पैसे कमा रहे हैं। तो उस कंट्री में जाके फिलीपींस में ये भाई साहब पहुँच जाते हैं, सुरेश पुजारी। आप देखिए आदमी के जब पकड़े जाने के दिन आते हैं तो कैसे पकड़ा जाता है। 2 इसके इंटरपोल नोटिस थे, एक थाना पुलिस का, एक मुंबई पुलिस का, 2017 का और 2018 का। उसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी उनका एक नोटिस निकला हुआ। उसके बाद एक एफबीआई का अलर्ट भी निकला हुआ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, इसके खिलाफ। ये सब के सब हमारी सीबीआई जो नोडल एजेंसी है, जो बाहर की एजेंसियों के साथ तालमेल करती है, उसकी वजह से अब इतने हाई एंड केसेस में आदमी इन्वॉल्व हो और सब केस कोर्ट में पेंडिंग हो, तो बहुत सारा प्रेशर होता है कि ये आदमी पकड़ क्यों नहीं सकते आप अभी तक। लेकिन इसका कोई अता पता नहीं लग रहा था। जब हमारी एजेंसी, जिनके खबरी, इंटरपोल के जो लोकल उनके पुलिस के एजेंट होते हैं, वो इसको ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। लेकिन ये भाई साहब उसके आगे चले गए, मनीला जा बैठे, जहाँ कोई जाता नहीं था, वहाँ जाके बैठ गए। लेकिन देखो, जैसे मैंने कहा, जब पकड़े जाने के दिन आते, इनको एक बचपन से प्रॉब्लम है, किसी फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, भगवान किसी को नहीं दे लेकिन इनको हो गई। ये लंगड़ा के चलते हैं, थोड़ा सा लिम्प है। तो वो एक बात सब नोटिस में लिखी हुई थी, ये माइनर लिम्प लिखा हुआ, उसके चलने में थोड़ा सा लंगड़ापन है, ज़्यादा नहीं है। तो वो जब नोटिस फिलीपींस के इंटरनल एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं वो देखते हैं कि ये इंटरपोल का नोटिस पड़ा है, बार बार रिमाइंडर आ रहे हैं, तो उन्होंने वो आखिरी लाइन पढ़ लिया। अब शक्ल तो होती है, फोटो होती है, हाइट दिया होता है, कलर, आँखों का रंग, बालों का रंग, अप्रॉक्सीमेट हाइट, ये वो सब लिखा होता है। लेकिन जब वो लिम्प लिखा हुआ था, वो फिलीपींस के ऑफिसर्स के दिमाग में आ गया। उन्होंने अपने सोर्सेस से इंक्वायरी करना शुरू किया, तो पता चला कि मनीला से काफ़ी दूर एक बहुत बिजनेस सेंटर जैसा एक और शहर, वहाँ पे ये शख्स अपना धंधा चला रहे हैं। तो इनको वॉच किया गया, कुछ दिन चलने में देखा गया। फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई वो हमारी इंडियन एजेंसीज के साथ शेयर की गई। क्या पहचान लो, यही आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको पकड़ लें और बाद में और निकले, हमें तो कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, समस्या हो जाएगी। ये तो बहुत सालों से हमारे यहाँ रह रहा है, अच्छा खासा बिजनेसमैन है और इसकी चेले चाटड़े भी है बहुत। तो इंडियन एजेंसी ने स्टडी किया, वो अपने सोर्सेज से कंफर्म किया कि यही आदमी है। तो उसको फिलीपींस अथॉरिटी ने 2021 में ये कंफर्म हुआ एंड में, और शायद 2021 की दिसंबर में या 2022 की जनवरी में इसको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद फिर इसको दिल्ली लाया गया 15 साल के बाद। 2007 का भागा हुआ 2011 में इसने फाइनली रवि पुजारी से रिश्ता नाता तोड़ दिया था और 17 से लेके 22 तक अपने दम पे काम कर रहा था। आखिर वाले 2-3 साल तो शायद कुछ किया भी नहीं उसने, लेकिन वो एक लंगड़ापन की वजह से निगाह में आदमी आ गया और पकड़ा गया, भारत लाया गया और दिल्ली में इसको हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर ने रिसीव किया। महाराष्ट्र IATS के DCP वो इसको लेने गए दिल्ली, और अब मुंबई में डिफरेंट केसेस में वो कचहरियों के, अदालतों के चक्कर काटता रहेगा आने वाले बहुत साल।
और उसके साथ ही उसके पहले एक साल 2019-21 में इसका पुराना साथी रवि पुजारी भी भारत आ चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी थी सुरेश पुजारी की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।